Hello everyone, this is Swati. Welcome back to my channel, SG India Knowledge. लास्ट वीडियो में हमने देखा प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री की योग्यता, कार्य, शक्ति आदि। आज की वीडियो में हम देखेंगे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मतलब राष्ट्रपति को किसी भी कार्य में, किसी भी फैसले लेने में सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान यानी कि लीडर प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जो भी सलाह मंत्रिपरिषद देती है, राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनः विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद को दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। मतलब मंत्रिपरिषद अगर कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति उसको वापस भेज सकता है, कह सकता है कि इस सलाह को दोबारा देखिए। लेकिन मंत्रिपरिषद अगर सेम सलाह या सेम बिल को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो दोबारा में राष्ट्रपति उस सलाह को इनकार नहीं कर सकता, उसे तब वो मानना ही पड़ेगा। मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद के आकार की। तो संविधान में मंत्रियों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं दिया गया, लेकिन 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 से यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% होगी। मतलब जो भी संख्या हमारे लोकसभा की है उसका 15% ही हमारी मंत्रिपरिषद होगी, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती। लेकिन गोवा जैसे राज्यों में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 होगी। दिल्ली में मंत्रियों की जो संख्या है वो कुल विधानसभा के कुल सदस्यों का 10% से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। नेक्स्ट है हमारा मंत्रियों की नियुक्ति। तो मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन से मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। मंत्री जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का और बोलने का अधिकार है, लेकिन वह मत यानी कि वोट उसी सदन में दे सकता है जिसका वो सदस्य होता है। अगर कोई नेता राज्यसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा में ही वोट दे सकता है, लोकसभा में वोट नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी ही होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है मंत्रियों की शपथ। तीसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों को पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। बात करते हैं मंत्रियों के कार्य की। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी का अर्थ होता है कि मंत्रिपरिषद जो है जो भी फैसला लेती है वो सामूहिक होता है, इसलिए कोई भी मंत्री इससे असहमत नहीं हो सकता। एक मंत्री के द्वारा लिया गया फैसला सभी मंत्रियों का फैसला माना जाता है। यदि किसी एक मंत्री के निर्णय से लोकसभा असहमत हो जाती है तो पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अगर व्यक्तिगत रूप से कहें तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की संरचना। तो संविधान में मंत्रियों की कोई श्रेणी नहीं दी गई, लेकिन मंत्रियों को 4 श्रेणी में बांटा जा सकता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आइए अब इनको डिटेल में जानते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने और भाग लेने का अधिकार होता है। ये मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और इसी के द्वारा निर्णय सामूहिक रूप में लिए जाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को जो है लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं।
अगर कैबिनेट मंत्री लिखित में सलाह दे राष्ट्रपति को आपात लगाने के लिए, तभी राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है, अतः नहीं कर सकता। अब दूसरा है हमारा राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव जो किसी कैबिनेट के अधीन काम नहीं करता, उसे कहते हैं। जब उसके विभाग से संबंधित कोई विषय मंत्रिमंडल के कार्यसूची में होता है, तब उसे जो है बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता और उसको कोई विवश भी नहीं कर सकता। थर्ड है हमारा राज्य मंत्री। इस मंत्री के पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता, यह कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करता है और ऐसे मंत्री को उसका कैबिनेट मंत्री ही काम जो है बांटता है और ये आमंत्रण मिलने पर ही भाग ले सकता है, अपनी मर्जी से कभी भी ये जो है सभा में भाग नहीं ले सकता। लास्ट है हमारा उपमंत्री। ऐसा मंत्री कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। जिस मंत्री के ये अधीन कार्य करता है, वही उसे कार्य बांटता है और यह कभी भी मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता। प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों को और स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री को विभाग देता है और बाकी मंत्रियों को कार्य बांटने का काम उनके कैबिनेट मंत्री करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की भूमिका की। तो मंत्रिमंडल का केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग होता है। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था होती है और राष्ट्रपति इसी की सलाह के अनुसार कार्य करता है। मंत्रिमंडल सभी विधायी और वित्तीय मामलों को देखता है और मंत्रिमंडल ही विदेश नीति और विदेश मामलों को भी देखता है। अब हम डिफरेंस समझते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में। मंत्रिपरिषद जो है एक बड़ा निकाय है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत ज्यादा मंत्रियों का कैबिनेट है। इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों को जो है 4 श्रेणी में बांटा गया है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव और राज्य मंत्री, उप मंत्री, इसमें ये शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो ये एक छोटा निकाय है, छोटी ही संस्था है और इसमें केवल 15 से 20 मंत्री ही होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं और मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। That's it for today's video. अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उससे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।